नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक पूर्व चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़। आप सभी लोग मुझे लगता है उनसे परिचित होंगे। जब वो अपने रिटायरमेंट पे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पूजा पर बुला लिया। उसके बाद वामपंथी गिरोह ने जो छीछालेदर की उनकी, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, सबने मतलब जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा। और चीफ जस्टिस दबाव में इतना आ गए कि उनको कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। याद है आप सभी लोगों को, मैंने विश्लेषण भी बहुत सारा किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बहुत सारे बड़े वकील और इस देश का विपक्ष बाध्य कर रहा था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे पूर्व डीवाई चंद्रचूड़ साहब बेहतरीन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि एक देश एक चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके लिए तमाम तरीके की स्टडी हुई। पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनके अध्यक्षता में। उसके बाद संसद में आया बिल संसद में आने के बाद पेश हुआ और पेश होने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, मतलब जेपीसी के बाद चला गया। वक्फ बोर्ड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य ये दूसरी बड़ी जेपीसी है और ये दूसरा बड़ा बदलाव है। हालांकि वो इंप्लीमेंट होने का जो डेट है वो बहुत लंबी है। जेपीसी में कौन लोग बने उसको तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी बैठक लगातार पिछले कई महीनों से हो रही है। उस बैठक में जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको बुलाया जा रहा है। उसी क्रम में भारत के जितने भी चीफ जस्टिस जीवित हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी जीवित हैं पूर्व के, उन सबको बुलाया जा रहा है कि वो अपना आए और पक्ष रखें, कानूनी पक्ष रखें। भाई चीफ जस्टिस को राजनीतिक पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके लिए राजनीतिक लोग हैं, उसके लिए राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो रखेंगे, एनजीओ रखेंगे, बहुत सारे लोग रखेंगे। इनको बुलाया जा रहा है क्या क्या रखने के लिए? आपको कानूनी पहलू रखना है। इस क्रम में अब तक जस्टिस अवस्थी, पूर्व सीजीआई यूयू ललित, ये लोग अपना पक्ष रख चुके हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। कोई खबर नहीं आई अब तक। बहुत सारे जजों ने पॉइंट रखा, उनके उनकी उनकी कोई खबर नहीं मीडिया में आई। लेकिन दो जजों को बुलाया गया है 11 जुलाई को। एक जज हैं पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे जज हैं खेर साहब, सीजीआई थे वो भी, खेर साहब। खेर साहब का भी कोई बयान नहीं आया इस पे। जो कहेंगे हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कहेंगे, या वहां जो प्रेजेंटेशन देनी हो या जो सुझाव देना हो उनको देंगे। लेकिन चंद्रचूड़ साहब एएनआई को इंटरव्यू, मीडिया में आकर के तमाम बातें कह रहे हैं। तो ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने वाली बात है, या विपक्ष की जो बैटिंग कर रहे हैं और खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की जो बैटिंग कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो किस लिए कर रहे हैं? क्या वो दाग मिटाना चाहते हैं जो उनके ऊपर लगा कि अरे तुम तो प्रधानमंत्री से मिल लिए और ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस विंग के हो उस विंग के हो? पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब चेतावनी क्यों दे रहे हैं सरकार को, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं पॉइंट पे। वीडियो पूरा देखिएगा और किस तरीके से खेल रचा जाता है हमारे देश में उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। उसके अलावा बहुत सारी बातें करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। ब्रेकिंग में लिखता है एक अखबार कि एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ टॉप लीगल माइंड टू ज्वाइन द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन जुलाई 11 नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक, चलिए यहां बात हो गई। हाँ, अब क्या कह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने तो 11 तारीख को पेश होंगे। अप्रैल में इन्होंने एक लिखित नोट दिया था जेपीसी को, और अब ये क्या स्पीच दे रहे हैं बाहर? कह रहे हैं कि हाशिए पर चले जाएंगे छोटे दल, बराबरी जरूरी, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की चेतावनी। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे दल है ना,
बराबरी जरूरी है। किस चीज की बराबरी? संसाधन की बराबरी। कैसे होगी संसाधन की बराबरी चीफ जस्टिस साहब? अच्छा, बराबरी की बात से मुझे एक बात और याद आया। आप लोगों को पता है ना, ये वही जज साहब हैं जब सीजीआई थे और जो आज के वर्तमान सीजीआई हैं, गवई साहब। गवई साहब भी खूब दे रहे हैं मंचों पे स्पीच, आप सुन ही रहे हैं, उसके बारे में मैंने विश्लेषण किया ही। तीस्ता सीतलवाड़ को एक ही दिन के अंदर, जिस दिन छुट्टी थी, रात के समय दो दो बेंच बना करके जमानत दी जाती है, और एक बेंच जो जमानत देती है उसमें जस्टिस BR गवई भी होते हैं। तब इनको बराबरी, इक्वालिटी नहीं आया। भारत में कितने व्यक्तियों को आप आज तक जानते हैं जिसके लिए एक दिन में 2 जजों की, फिर उसी दिन रात में 3 जजों की बेंच बैठे सिर्फ जमानत देने के लिए, और कोई ऐसा भारत में आफत नहीं आने वाली थी, तीस्ता सीतलवाड़ जेल चली जाती थी। बराबरी जानते हैं, जब तक चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे रहते हैं तब तक बराबरी नहीं दिखाई देता है। जैसे वहां से निकलेंगे, सरकार को ज्ञान देना हो, मोदी को ज्ञान देना हो, तो सबको ज्ञान आ जाता है। अच्छा, थोड़ा और बढ़ते हैं, बड़ा मजेदार है ना। कहते छोटे दल और राष्ट्रीय दलों को मिले बराबरी का मौका। छोटे दल और राष्ट्रीय दलों को मिले बराबरी का मौका, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूर्व सीजीआई किस बात की आशंका है? आप क्यों आशंका किए हुए भाई साहब? उसके लिए इस देश में चुनाव आयोग है। आप लीगल टर्म बताइए ना, ये लीगल है कि लीगल नहीं है, इसमें क्या कानून फंसेगा, क्या कानून नहीं फंसेगा ना। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व डीवाई चंद्रचूड़ साहब मीडिया में थे नहीं, उनकी बातचीत हो नहीं रही थी। छपास वाला एक रोग होता है ना कि छपते रहना चाहिए कुछ ना कुछ बोल करके। सबको सरकार ही याद आती है मोदी की, इन्हीं को ज्ञान दिया जाए, और किसी को नहीं याद आता है। चलिए, सीजीआई चंद्रचूड़ अप्रैल में समिति को दिए एक लिखित सुझाव में चेताया कि एक साथ चुनाव कराने से बेहतर संसाधन वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा। तो बेहतर संसाधन वाला राष्ट्रीय दल कौन है इस समय? बेहतर संसाधन वाला राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नाम नहीं ले रहे हैं पार्टी का, जिससे छोटे दल या क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक मुकाबला आसान नहीं होगा, असमान हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल की बात कर रहे हैं, मतलब लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब। बराबरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, बराबरी आप लोगों के कानून में कितनी होती है? अगर वहां पे कपिल सिब्बल जैसा वकील नहीं होता तो तीस्ता सीतलवाड़ को क्या जमानत मिल जाती? भैया, जहां आपको मौका मिलता है, जहां आपको पद मिलता है, जहां आपको ताकत मिलती है, वहां ये सब चीजें क्यों नहीं लागू कर पाते हैं? बताइए, मैं गलत कर रहा हूं तो वो भी बताइए आप लोग। अच्छा, हाशिए पर चले जाएंगे। अब एक सवाल मेरा एक है कि 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, तीसरा चुनाव 1962 में हुआ, चौथा चुनाव 1967 में हुआ। ये 4 चुनाव हुए एक ही साथ, लोकसभा के और विधानसभा के। तो यह कहिए ना कि संसाधन में, चीजों में, धनबल में, जनबल में कांग्रेस नंबर 1 थी देश में, तो उसको फायदा हुआ सिर्फ ना। उसको कैसे कहेंगे? पिताजी उसी जमाने में बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 साल रहे डीवाई चंद्रचूड़ साहब के। वहां इक्वालिटी नहीं दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम ही चलेगा, वहां आरक्षण नहीं दिखाई देगा, वहां लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दिखाई देगा, लेकिन राजनीति में सब होना चाहिए। अच्छा, यही नहीं रुकते हैं साहब, और भी ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। पूर्व सीजीआई ने अविश्वास प्रस्ताव पर भी कहा। उन्होंने कहा कि देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, उसमें टाइम नहीं होना चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के 6 महीने का टाइम है कि अगर एक बार आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, पास हुआ या फेल हुआ, तो अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। अमूमन फेल होता है तभी नहीं आता है, अगर पास हो गया तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि टाइम मत दो उसमें। 87 हजार मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। आप लोग जजमेंट लिखने के लिए तो इतना लंबा टाइम लेते हैं। आप चाहते हैं कि इस देश की जो संसद है उसमें हर महीने अविश्वास प्रस्ताव आए या रोज अविश्वास प्रस्ताव आए, और सरकारें जो बने वो अस्थिर रहे। उसको कह रहे हैं कि टाइम बाउंड मत करो, छोड़ दो। आज अविश्वास प्रस्ताव आया, कल किसी का मन किया तो फिर आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आप जिस कॉलेजियम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बने, वो ही इस देश में सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक है।
और आप सुप्रीम कोर्ट में जज थे, आप इस पे विचार कर सकते थे, लेकिन आप लोग तो आरटीआई भी नहीं लगाने देते हो कि कोई पूछ ले कि भैया कैसे आपने जजों का चुनाव किया। लेकिन दूसरे को अगर ज्ञान देना है तब तो लोकतंत्र का सिद्धांत और बहुमत और बहुदलीय सब कुछ याद आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर एक सुझाव दे रहे हैं, मतलब टेक्निकल सुझाव कोई नहीं दे रहे हैं, कानूनी सुझाव कोई नहीं दे रहे हैं, पूरा प्योर राजनीतिक भाषण, ताकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, स्टालिन की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग खुश हो जाएं कि चीफ जस्टिस साहब तो बहुत बढ़िया, देखिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कितनी बेहतरीन बात की, हम लोग तो फालतू में इनको गलत आदमी समझ रहे थे, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं और राज्यों में ये उधम मचा सके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, यही मोटिव है इनका साफ साफ। अच्छा, कह रहे हैं कि लोकसभा जब भंग हो ना तो दोबारा चुनाव हो, जब लोकसभा भंग होगी दोबारा चुनाव होगा तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन फिर से पटरी से उतर जाएगा, चुनाव हो दोबारा, लेकिन 5 साल के लिए नहीं चुनाव हो, जितना कार्यकाल बचा है उतने ही कार्यकाल के लिए चुनाव हो। अगर 6 महीने तक से कम का समय बचा हुआ है तो चुनाव का इंतजार कर लिया जाए, और 6 महीने से अधिक का समय अगर बचा हुआ है तो फिर से चुनाव कराया जाए उसी 6 महीने के लिए केवल, तभी ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा। और इसके पीछे का एक तर्क है ना, हमारे देश में हर महीने चुनाव हो रहा है, हर साल चुनाव हो रहा है, इस राज्य में चुनाव, उस राज्य में चुनाव, काम ही करने का मौका, आधे समय तो आचार संहिता लगी रहती है, यहां इतना पैसा नहीं मूव करा सकते, यहां नया काम नहीं करा सकते, ठेकेदार का पेमेंट रोक दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, और नेता लोग भी बिजी रहते हैं। अब बिहार का चुनाव होगा, 1 महीना बिजी साहब, राहुल गांधी से लेकर के पीएम मोदी से लेकर के सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं वहां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी पार्टियां। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सीजीआई, आप जो पूर्व मैं लगा देता हूं लोगों को कंफ्यूजन ना हो, पूर्व सीजीआई साहब ने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? इस देश में क्या लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में होते हैं उसके साथ चुनाव, उड़ीसा में होते हैं उसके साथ चुनाव, और उड़ीसा में लोकसभा में बीजेपी को अधिक सीटें मिली और विधानसभा में, इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली बार जो है वो नवीन पटनायक जीत गए। नहीं होता है क्या? तो अगर नहीं पता है तो कम से कम उस पर वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन वर्कआउट करना क्या है, तो टारगेट तो मोदी है, सिर्फ मोदी को बताओ कि ये सब गड़बड़ कर रहा है, ताकि उधर वाले हमको अच्छा समझ ले। अच्छा, इस विधेयक पर अनुच्छेद 82A को जोड़ने का प्रस्ताव है, इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172, 327 में बदलाव करने की बात है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने की बात है, ठीक है ना। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1934 तक ये शुरू हो सकता है। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक एक ही साथ चुनाव हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ इसको भी समझिएगा। फेवरेट इंदिरा गांधी आती हैं और राज्य की सरकारों को बर्खास्त करना शुरू करती हैं, राज्य की चुनी हुई सरकारों को, जो कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार है, एक लाइन से बर्खास्त करती है इंदिरा गांधी, किसी बात पे बर्खास्त कर देती हैं। इससे चुनाव टलते टलते यह स्थिति पैदा हो जाती है, उसके बाद इमरजेंसी लगा करके और एक नया बवंडर खड़ा कर देती हैं। अदरवाइज इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन रहता अगर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी इस स्थिति पे नहीं पहुंचाती तो। लेकिन इस देश में कहे कौन? आरएल लेडी के बारे में आप कुछ बोल देंगे ना, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। अच्छा, कौन कौन सदस्य हैं वो भी देख लीजिए। राज्यसभा से लोग चुने हुए घनश्याम तिवारी से लेकर के मुकुल वासनिक तक हैं, साकेत गोखले हैं, इसमें रणदीप सुरजेवाला है, संजय सिंह है, ये लोग राज्यसभा से आए हुए हैं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर है वन नेशन वन इलेक्शन के। लोकसभा में जो हैं वो अध्यक्ष हैं पूरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, ठीक है। उसके अलावा धर्मेंद्र यादव, छोटे लाल, अनुराग ठाकुर से लेकर के तमाम नेता हैं, इसमें भी बासुरी स्वराज भी हैं, और भी नेता हैं, सांभवी हैं, इसमें चंदन चौहान है, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, मनीष तिवारी हैं, विजयंत पांडा हैं, ये लोग नेता हैं इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे। अब आते हैं एक चुनाव के बारे में, जहां से जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब ने जो केस स्टडी की, उसमें से एक देश की केस स्टडी और शामिल है इसमें, और 20 करोड़ लोग एक साथ वोट कर दिए, और 5 पदों के लिए, एक दो पद नहीं, यहां एमएलए एमपी के लिए नहीं, 5 पदों के लिए एक साथ
20 करोड़ लोग वोट दे दिए, वहां पढ़ सकता है, भारत में नहीं पढ़ सकता। कौन सा राष्ट्र है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के चुनाव एक ही साथ हुए। एक आदमी को 5 बैलेट पेपर पकड़ाया गया और बोला गया कि जाओ वोट दे दो, और दे दिया गया। भारत में सारा कानून खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फलाना खत्म हो जाएगा, ढिकाना खत्म हो जाएगा, इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। तो एक तो चेतावनी जो दे रहे हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब सरकार को, वो चेतावनी मत दें, उसका कोई मतलब नहीं है उस चेतावनी का, इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, आपको अगर कोई सहयोग कर रहा है तो आप अपना पॉलिटिकल गेन मत करिए। जो चीफ जस्टिस रहते हुए आपने किया और जिसके वजह से आपके लोग नाराज हैं आपसे, उस पॉलिटिकल गेन को मत करिए और राजनीतिक भाषण मत दीजिए, क्योंकि आपका काम, आप इस समय तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान गवई साहब, वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं यार, रोज कहते हैं ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे वहां पे, मतलब सब कुछ। अभी जजमेंट देना था वक्फ बोर्ड का, तो समय नहीं है। जजमेंट, सुनवाई कब की हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड पे अब जजमेंट आएगा जब छुट्टी मिलेगी तब आएगा। और ये सीजीआई साहब क्या कहते थे कि छुट्टियों में भी हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के सेंटेंस हैं कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी, इंटरव्यू देते हुए, एएनआई के इंटरव्यू में कहा था, हम लोग बड़ी मेहनत करते, छुट्टियों में भी कहीं ना जाते, बैठ के जजमेंट लिखते हैं। हम तो जजमेंट लिखते हुए नहीं देख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी बाबा को कितने फोर्सेस से लड़ना पड़ रहा है किसी चीज को लागू करने के लिए। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एक कंटेंट एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आया होगा तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग जाने तो किसके विचार क्या हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।